उत्तराखंड को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नया सीएम मिलने वाला है उत्तराखंड को। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और सीएम पद में सबसे आगे धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है औपचारिक तौर पर। हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और बात की जाए इस रेस में सबसे आगे धन सिंह रावत का नाम बताया जा रहा है। कई नाम इसमें शामिल हैं, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी, अजय भट्ट समेत तमाम नाम इसमें आगे हैं। लेकिन सबसे आगे अगर किसी का नाम है सीएम पद के लिए तो वो धन सिंह रावत का नाम। हालांकि अब औपचारिक तौर पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया, इसका इंतजार सभी को है। उत्तराखंड को नया सीएम मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है धन सिंह रावत का नाम। अब ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद जब नया सीएम मिलेगा राज्य को तो अंदर खेमे में किसी तरह की कोई कलह नहीं होगी। क्या सियासी सुगबुगाहट जो पिछले 3 दिन से चल रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिवेंद्र रावत जी जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिवेंद्र रावत जी जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिवेंद्र रावत जी जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हम तुम्हारे साथ हैं का समर्थन यहां पर किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 100 आपको दिखा रहा है, जहां पर सीएम के समर्थन में तमाम समर्थक पहुंचे हुए हैं। सीएम आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता सुभाष बर्तवाल जी जुड़ गए हैं। बर्तवाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद, आभार। बर्तवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या वाकई में इस्तीफा दे दिया गया है? नहीं, देखिए, इन सब चीजों के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति तो नहीं हूँ इस पर की जानकारी देने के लिए, लेकिन जो चर्चाएं आप लोग कर रहे हैं, मेरा कहना ये है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी अपना कामकाज सुचारू रूप से जो है मुख्यमंत्री आवास में बैठकर कर रहे हैं और दैनिक जो दिनचर्या के सरकार के कामकाज हैं, फाइलें हैं, उनको निपटा रहे हैं। और साथ ही अभी आज ही जो है वो दिल्ली से वापस आए हैं। वह दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका जो है भेंट का कार्यक्रम था पहले से, जिसमें बजट सत्र के संदर्भ में जो अन्य जो है गतिमान योजनाएं हैं राज्य की, उनके संदर्भ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनके संदर्भ में विचार विमर्श के तहत अलग अलग मंत्रियों से और आला कमान से उनकी भेंट हुई है। तो हम भी आप ही की तरह जो है टीवी चैनल पे ये सब सुन रहे हैं। जो सवाल आपने किया है वो हम भी जो है टीवी चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस्तीफा, मान लीजिए जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और क्या तब ये अंदर खेमे की जो खबरें सामने आ रही है कि अंदर कलह देखा जा रहा है वो नहीं होगा, इसका कौन दावा करेगा? नहीं, देखिए, एक तो बात यह है कि इस्तीफे के संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है और मुख्यमंत्री जी
अभी भी जो है सीएम हाउस में अपना कामकाज निपटा रहे हैं। और जब इसके संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है तो फिर इसके संदर्भ में आगे कुछ कहने का कोई सवाल जो है वो बनता नहीं है। इसलिए अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो वो देर सवेर जो है पब्लिक डोमेन में आती हैं, आधिकारिक तौर पर जो है वो सारी चीजें जो है निकल कर आती हैं। लेकिन जो सूचनाएं हैं जो हमारे पास है वो तो यही है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और चैनल और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, निपटा रहे हैं अपना काम का जो दैनिक हिसाब से होता है। तो इसलिए इस पर मेरा कुछ कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। और अभी आधिकारिक रूप से जैसे जैसे कोई चीज होगी तो वो सबके सामने आएगा। आधिकारिक तौर पर ऐलान हो इसका तो इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ सभी कर रहे हैं, खास करके उत्तराखंड की जनता। लेकिन जिस तरीके से ये अंदरूनी कलह सामने आई है बर्तवाल जी, क्या माना जाए कि उन वजहों में से एक वजह ये भी नाराजगी की विधायकों की जो उन्होंने तीसरा मंडल घोषित कर दिया गैरसैंण को, जिला बनाने की मांग जहां हो रही थी वहां पर उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी पहले घोषित किया गया था और अब उसे कमिश्नरी घोषित किया गया वहां पर कि कमिश्नरी बनाई जाएगी। नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए ये सारी चीजें तो राजकाज की हैं, ये सारी चीजें जन उपयोगी और जनता की मांग के ऊपर होता है कि कहीं पर कमिश्नरी बनाना है, जिला बनाना है या फिर जो है सड़कों का निर्माण है, कोई अन्य योजना है, और उसी के आधार पर जो है कमिश्नरी के निर्माण के संदर्भ में निर्णय लिया गया। वो इसीलिए लिया गया क्योंकि जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का एक भूभाग है वो व्यापक पैमाने पर जो है वो कहना चाहिए कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में एक दूरस्थ क्षेत्र है जिसको मिलाकर गैरसैंण को एक जो है नई कमिश्नरी के रूप में एक उपहार दिया सरकार ने जी। तो वो इस रूप में देखा जाना चाहिए। और जहां तक आपने अंतर कलह के संदर्भ में कहा, देखिए राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के अंदर जो है स्वाभाविक तौर पर मतभेद रहते हैं। वो विधायक जो है जो कार्यकर्ता है उसको विधायक बनना जो है की तमन्ना होती है, जो विधायक है उनको मंत्री बनने की तमन्ना होती है, जो स्वाभाविक मंत्री हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं। तो इसलिए ये रस्साकसी तो लोकतंत्र में चलती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। मैं सोचता हूँ कि इसको इसी रूप में देखना चाहिए और जो है ये इससे जो है लोकतंत्र और मजबूत होता है। लेकिन बर्तवाल जी, जब आप ये कहते हैं कि हर विधायक ऊपर की ओर देखता है, यानी कि सीधे तौर पर आप सीएम की कुर्सी की बात कर रहे हैं। आपने एक तरफ ये कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना कामकाज संभाल रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल से जो उनकी मुलाकात हुई है उसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, वो मंत्रिपरिषद के विस्तार का भी एक मामला अभी जो है लंबित है, जिसमें आप जानते हैं कि उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में 3 पद खाली हैं और उन पदों के सापेक्ष जो है चयन होना है विधायकों में से। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी जो है पार्टी हाईकमान के समक्ष उन नामों को लेकर भी गए थे कि जो है इन पदों पर जो है किन लोगों का जो है चयन होना है, उस पर स्वाभाविक तौर पर विचार विमर्श जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ रहता है। और उसी संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जो है राज्यपाल जी के माध्यम से ही जो है उनका शपथ ग्रहण होना है, मंत्रिपरिषद का जो विस्तार होगा, तो उस संदर्भ में जो है ये कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी की जो है भेंटवार्ता आज की हुई है जी। इस बीच कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं। जोशी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। जोशी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो पिछले 2 दिनों से ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। जो पार्टी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है और जो कहते थे कि हमारे यहाँ कतई असंतुष्ट नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा ऑल इज वेल कह रहे थे। आज देखिए 3 दिन एक सदन, इन्होंने 10 दिन के लिए सदन बुलाया था जी। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसकी अवधि 10 दिन रखी थी और वो 6 दिन में आनंद फानंद में समाप्त करना पड़ा। दुर्भाग्य उससे बड़ा देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद वित्त मंत्री भी हैं, अपना बजट
भाषण बजट का जो बजट की डिबेट का बजट की जो बहस हुई बजट पर, उसका जवाब भी नहीं दे पाए सही तरीके से, और उनको दिल्ली बुला लिया गया कि तत्काल आइए और अपना इस्तीफा दीजिए। आप निश्चित मान के चलिए कि नेतृत्व परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह के भेंट चढ़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, बिल्कुल भेंट चढ़ेंगे। देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा, हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, वैसे ही अंदरूनी भाजपा का अपना मामला है। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता की जननी है। आप शुरू से ले लीजिए, 2002 में राज्य बना, ये कहते हैं हमने राज्य बनाया, इन्होंने नित्यानंद स्वामी जी को मनोनीत मुख्यमंत्री मनोनीत किया, लेकिन 10 महीना भी नित्यानंद स्वामी जी नहीं चल पाए और भगत सिंह कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसके बाद आप देखिए 2007 में फिर इस प्रदेश की जनता ने इनको 5 साल सत्ता चलाने का जनादेश दिया, और इन्होंने भुवन चंद खंडूरी जी को, जो जिनके लिए इन्होंने नारा दिया था कि खंडूरी है जरूरी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2 साल बाद उनको हटाकर इन्होंने निशंक जी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर निशंक जी को हटाकर फिर खंडूरी है जरूरी का नारा दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन खंडूरी जी को जो वोट द्वार से चुनाव लड़ रहे थे, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर उनको हराने का काम किया। ये अंदरूनी कलह के सबसे बड़े प्रमाण हैं। आज भी आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी बार बार कह रहे थे, और इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम तो 18 तारीख का जश्न मना रहे हैं। देखिए क्या, जब आपने 4 साल कुछ किया होता जश्न मनाते, लेकिन आप देखिए इसकी जश्न की परिणति बनी कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। अभी दिया नहीं, लेकिन देना पड़ रहा है। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ इस बात की, मैं इस बात को राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहें, या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कुछ कहें, या प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहें, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 1-2 दिन में, वैसे तो अभी शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी जो सुनाई दे रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि माननीय महामहिम गवर्नर महोदय से, राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है इस्तीफा आज ही हो जाए। नहीं तो देखिएगा कि निश्चित रूप से, मैंने कहा कि अंतर कलह। लेकिन बर्तवाल जी तो कह रहे हैं कि मंत्री परिषद के विस्तार के लिए मिलने गए। आप बर्तवाल जी तो बहुत सज्जन आदमी है, बहुत बुजुर्ग आदमी, पुराने आदमी, हमारे बहुत ही सज्जन आदमी, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कहना, अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ कहूँ ना, आप देखिए, आप इन घटनाक्रम को देख लीजिए ना। देखिए, आप 10 दिन की विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, आप 6 दिन में खत्म क्यों करते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि आनंद फानंद में आपको कोर कमेटी की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोर कमेटी की बैठक पड़ती भी है, आनंद फानंद में बुलाना पड़ता है। आप देहरादून क्यों बुलाते हैं? आप गैरसैंण में भी कर सकते थे। सारी सरकार, सारा संगठन गैरसैंण में था, वहां कर सकते थे। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो आपके चैनल के लोग नहीं उठा रहे हैं उस बात को, शायद पता नहीं, या तो मैनेज कर लिया गया है, मैं ये कहूंगा। बंशीधर भगत जी 6 दिन के सत्र में 6 मिनट के लिए भी गैरसैंण नहीं गए हैं। अभी सुभाष भाई से पूछ लीजिए, भाई बंशीधर भगत जी क्यों नहीं गए? वो मालूम था उनको कि ये सब होना, वो धमकी थी हाईकमान को, अगर आप त्रिवेंद्र सिंह को नहीं हटाते हो तो हम इस्तीफा देते हैं। 15-16 विधायक इस्तीफा देने के लिए बैठे हुए हैं, और मंत्री 4-5 मंत्री, कुछ मंत्री तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सूट बूट सिला के तैयार हो रखे हैं। कोई गवर्नर हाउस में सूट बूट सिला के तैयार होके बैठा है कि मैं मुख्यमंत्री। विजय बर्तवाल जी, एक तरफ भविष्यवाणी की किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के पद से, और दूसरी तरफ ये कि इसी वजह से गैरसैंण में जब बजट सत्र का आयोजन हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वहां पर नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए, वो जो बंशीधर भगत जी जो है बजट सत्र के दौरान गैरसैंण नहीं जा पाए थे। वो यहाँ देहरादून जो 2 अस्पताल है उसमें भर्ती रहे। उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें थी, और इस वजह से 2 दिन वो जो है वहाँ पर रहे अस्पताल में। ये तो सारा जो है पब्लिक डोमेन में है, ओपन है, और इसलिए इसको ठीक है, हमारे विपक्षी मित्र जो है उसको उस रूप में जोड़कर देख सकते हैं, उनको अधिकार है और जो है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो अस्पताल में थे और स्वास्थ्य कारणों से वहां नहीं जा पाए थे। हमारे एकाधिक और विधायक जो है, जो मंत्री भी हैं, वो भी नहीं जा पाए थे। उनको जो है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो है उनको लेकिन सवाल उठाने की वजह तो मिल गई ना बर्तवाल जी?
हाँ ठीक है, वो ऐसा होता है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजकाज का सिस्टम है, उसमें इस तरह के जो है सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप तह तक जाते हैं और उसकी जो है उसको ठीक से जो अगर आप जो है उसका परीक्षण करेंगे तो जो वास्तविक कारण है वो निकल कर सामने आ जाते हैं। और इसलिए जो कारण है वो यही था कि स्वास्थ्य कारणों से जो है वो, और हमारे एक अन्य मंत्री जो है वो भी नहीं जा पाए थे, वो भी बीमार थे और इस वजह से जो है गैरसैंण नहीं जा पाए। अब जहाँ तक जो है इसको अंतरकलह से जोड़ना और ये देखना संतोष है, ये देखना कि मनमुटाव है, तो जोशी जी आपके पास जी वो मीडिया में इस तरह कुछ ना कुछ अगर जो है नहीं होगा तो फिर चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात की स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंचे, बंशीधर भगत नहीं पहुंचे, कुछ एक मंत्री और नहीं पहुंचे, लेकिन जो भविष्यवाणी की जा रही है मथुरा दत्त जोशी जी की तरफ से, उसका क्या? ये अच्छी बात है, मथुरा दत्त जोशी जी जो है वो भविष्यवक्ता हो गए तो अच्छी बात है। ज्योतिष का जो है कामकाज वो भी मैं समझता हूँ कि शुरू करना चाहिए। अब इस तरह की चीजें होती हैं राजनीति में, और ये कहा ही जाता है कि साहब जो है किसी के मन के अनुसार नहीं होता है, तो वो तो स्वाभाविक तौर पर कई बार दल के अंदर ही इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो वो तो हमारे विपक्षी मित्र हैं, तो वो तो कहेंगे ही, उनको भी जो है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि 57 विधायकों पर 11 भारी हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी जवाब देने के लिए कह रहे थे, जोशी जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि माननीय बंसल जी कह रहे हैं कि विधायक बंशीधर भगत जी दून अस्पताल में थे, लेकिन मेरी जानकारी में है कि बंशीधर भगत जी कहीं दून अस्पताल में भर्ती नहीं थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कल ही रात को मैंने कई चैनल्स में उनको देखा, आज सुबह से भी देख रहा हूँ मैं कि बहुत एक्टिव हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बंशीधर भगत जी, आप अगर इसके पीछे की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जब से बने हैं तब से बंशीधर भगत जी माननीय मुख्यमंत्री की उपेक्षा के शिकार रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी छिपा हुआ भी नहीं है, क्योंकि सुभाष बंसल जी जरूर कहेंगे कोई उपेक्षा नहीं हुई है, लेकिन उपेक्षा के शिकार रहे हैं। बार बार वो कहते रहे मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। क्या ये भी एक वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपेक्षा आप की जा रही है? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह जी की कहीं उपेक्षा नहीं हो रही। त्रिवेंद्र सिंह जी को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2022 में सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और कई ऐसे कारण हैं उनके कि वो खुद समझ रहे हैं कि उनका समीकरण बैठ नहीं रहा है। जिस तरीके से 5 साल में कोई काम नहीं किया, मैं बता रहा हूँ ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि मैं 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करूंगा। आप बता दीजिए आज कितने 100 दिन बीत गए, 1500 दिन हो जाते हैं, अभी तक कहीं नहीं बना पाए। आप देखिए 1500 के लगभग 1500 से ज्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि 1603 आप देख लीजिए, खुद ही अंदाज लगा लीजिए, 365 दिन के हिसाब से गुणा कर लीजिए, 4 साल पूरा कर रही है। लेकिन कहीं कोई आप बात स्पष्ट करिए ना। घोषणा पत्र में कहते हैं 80% काम हो गया है। अगर हम लोग को समय होता तो मैं घोषणा पत्र ही पढ़ देता, उनके बिंदुओं को पढ़ देता। कहीं पर कोई काम किया नहीं, नौकरशाही के भरोसे आप रहे। आपने एक विशेष कुछ अपना एक ग्रुप तैयार करने का काम त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया। हालांकि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, मैं उसमें मैं कोई पॉलिटिकल भी ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखने को मिला मैं उसमें कह रहा हूँ। खुद सुभाष बंसल जी इसको मेरी बात को से सहमत होंगे कि बहुत से लोगों ने जो स्थिति त्रिवेंद्र सिंह जी की रही है उसके शिकार हुए। और मैं जो बात कह रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से राजनीतिक अस्थिरता के शिकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो रहे हैं भाजपा की। भाजपा किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रखना चाहती। उनको एक कारण ये भी है, हरियाणा की सरकार भी गिरने की स्थिति में है, कहीं देखिएगा कल वहाँ भी कोई बात ऐसी आएगी, वहाँ भी इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं जोशी जी? नहीं, वजह साफ है ना, काम किया नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व की बात आपने मानी नहीं, मंत्रिमंडल का कई चीजें हैं। खैर ये तो इनका अंदरूनी मामला है। आप इनके झगड़े देखिए ना, सतपाल महाराज वर्सेस मुख्यमंत्री झगड़ा होता है, सतपाल महाराज वर्सेस हरक सिंह रावत को वन विभाग दिया गया, वन विभाग में हरक सिंह रावत की पीसीसीएफ उनकी मर्जी से नियुक्त नहीं हुए, सेक्रेटरी उनकी मर्जी के नहीं मिले हैं। आप देखिए रेखा आर्या वर्सेस कितना बड़ा झगड़ा हुआ। यशपाल आर्य जी जिनको बीमार होने की बात ये कह रहे हैं, वो सदन में नहीं गए, वहाँ गैरसैंण नहीं गए। यशपाल आर्य जी का सेक्रेटरी, यशपाल आर्य जी का आपका एमडी उनकी मर्जी का नहीं दिया गया। तो मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को के ऊपर जो अंकुश लगाने का काम किया, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री का जो सलाहकार है, मुख्यमंत्री का जो अंदरूनी मुख्यमंत्री सचिवालय कहलाता है, वहाँ
मैं सुभाष बरसाल जी निश्चित रूप से मेरी बात से सहमत होंगे। उनके यहाँ कहीं दूसरे की एंटी नहीं थी, वो किसी की सुन नहीं रहे थे, उसका शिकार जरूर इनको होना पड़ा, उसका खामियाजा त्रिवेंद्र सिंह जी को भुगतना पड़ा। जो लोग ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, आज आवश्यकता क्या पड़ रही, आपको मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना चाहिए था पहले ही, बिल्कुल उसका खामियाजा भुगतेंगे। और अब आप कितनी सफाई दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ जो सुभाष बरसाल जी कह रहे हैं, लेकिन मैं राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी की जो अस्थिरता की नीति है, सब जगह की राजनीतिक अस्थिरता फैलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके शिकार हो रहे हैं। और इसलिए उनको देखेगा कि आने वाले समय में आज शाम को या कल तक निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तो क्या यही वजह है जोशी जी कि सीएम आवास के बाहर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है? ठीक है, आपके पास लौटूंगी, सुभाष बरसाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 18 मार्च को 4 साल का कार्यकाल आप लोगों का पूरा हो रहा है, अगले आने वाले 1 साल बहुत अहम है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन, आपको नहीं लगता है कि जनता आप पर भरोसा दोबारा करने के लिए बहुत ज्यादा सोचेगी? जहां आपको अपने कामों को गिनाना था, जनता के बीच जाना था, वहां पर अब ये नेतृत्व परिवर्तन? नहीं, ये तो आपकी सूचना है, मीडिया की सूचना है। हमारे अनुसार मुख्यमंत्री पूरी शिद्दत से जो है अपना काम कर रहे हैं और अभी भी जो है अपने कार्यालय में बैठकर जो है उत्तराखंड की योजनाओं के संदर्भ में जो है फाइलें का निपटान कर रहे हैं। अब बात यह है कि हम अगले साल जो चुनाव में जाने वाले हैं 2022 में, अब 2022 में जो चुनाव में जा रहे हैं उसका हमारा जो है एक सुपरिचित जो हमारी कार्य योजना थी पूरे 4 साल की, जो हमने जो है पिछला अपना जो है एजेंडा सरकार जनता ने जो हमें सौंपा था, उस एजेंडे को हमने जिस प्रकार से लागू करने का काम किया इस प्रदेश के अंदर, उसके आधार पर जो है हम चुनाव में जाते हैं और उसी को पुख्ता कर रहे हैं कि हमने सड़कों का कितना विकास किया। जिस प्रकार से मैं बताता ही हूँ अक्सर कि हमने जो है इस 4 साल में जो है करीब 10-12 हजार किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण किया। हमने जो है इस प्रदेश के अंदर 2000 पेयजल योजनाओं का निर्माण किया। हमने 4 साल में जो है 7 लाख रोजगार के अवसर इस प्रदेश में किए। हमने जो है किसान सम्मान निधि, सर्व सम्मान निधि, अटल आयुष्मान जैसी इन योजनाओं के आधार पर जो है हम एक सवाल सुभाष बरसाल जी से पूछ दीजिए, और देहरादून जनपद की कोई नई सड़क बता दें कि जो स्वीकृत मुख्यमंत्री जी ने की हो। आपने बहुत काम किया, मैं सहमत हूँ, लेकिन एक सड़क, कोई नई सड़क कहीं से किसी कोने से बता दीजिए। देहरादून की 10 विधानसभाओं में कहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कौन सी नई सड़क स्वीकृत की 4 साल के अंदर? एक बात। दूसरा जरा ये बता दीजिए कि कहीं नया ठीक है जोशी जी, अब जवाब ले लीजिए। बरसाल जी जवाब दे रहे हैं। जी बरसाल जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जोशी जी ये पूछ रहे हैं कि सड़कें जो है कौन सी नई बनी है, तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि फिर आप ये कहेंगे कि साहब जो जिला प्लान का बजट है वो फिर कहाँ चला गया? जिला प्लान में जो बजट आता है वो सड़कों के संदर्भ में ही आता है। आप ज्ञानी आदमी है, पढ़कर आदमी है, तो अगर वो जिला प्लान का बजट जो है पास हुआ, उस पर जो है लगा है, तो फिर वो सड़कें ही तो बनी होंगी। आप बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ राज्य वित्त की जो वो ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए, वो ये कह रहे हैं। बरसाल जी आप सज्जन आदमी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बहुत ही सहृदय आदमी। मैं कुछ नहीं ज्यादा पूछ रहा हूँ, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से, आपका धर्म भी है, आपका कर्तव्य भी है, आपका दायित्व भी है, आप मुख्यमंत्री जी का बचाव करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आपने कहा कि अभी मैंने इसलिए कहा कि आपने कई हजार किलोमीटर सड़कों की बात की। आप ही के पड़ोस में मैं ये यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी के आसपास हूँ और मैं ये खुद देख रहा हूँ यहाँ सामने जिस प्रकार सड़कों का जाल बिछाया है। नई सड़क कह रहा हूँ, ये सड़क तो आप नई सड़क की बात कर रहा हूँ, रिपेयर कर रहे हैं ये जो यहाँ। जोशी जी पहले बरसाल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी, ये तमाम कॉलोनी जो यहाँ पर बनी, जो खेतों के बीच में बनी हुई हैं, ये यहाँ कोई सड़कें नहीं थी। ये सारी गोविंद विहार हो या आपका दूसरा जो है मतरवाला से लगता हुआ इलाका है या इधर का इलाका है, ये जो हजारों वर्ग फीट में जो नया इलाका बसा, इसमें जो सारी सड़कें बनी है महाराज, ये तो आपके घर के बगल में है। आप किसी दिन टहलते हुए जाइए तो आपको अपने आप दिखाई दे जाएंगी। बाकी अगर मैं 1-1 किलोमीटर गिनाना शुरू करूंगा तो फिर वो तो पूरा जिला प्लान की योजनाएं मुझे गिनानी पड़ेंगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिला प्लान में अगर बजट सड़कों के लिए तो है, राज्य वित्त का पैसा सड़कों पे ही लगता है, तो स्वाभाविक है कि वो तो सरकारी दस्तावेज है कि हमने इतनी
किलोमीटर सड़कें बनाई है नहीं, इतने किलोमीटर राज्य वित्त में बनी, इतनी उसमें बनी, इतनी जो है विधायक निधि से बनी, इतनी सांसद निधि से बनी। तो ये तो एक पर्सन की ओर उलझाने वाली बात है। वो सारा जो है सामने है सरकारी दस्तावेजों के रूप में, तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमने वादा किया था पिछली सरकार को शुरू करते समय 2017 में, जो भी बिजली के संदर्भ में हमने, पानी के संदर्भ में, बिजली के संदर्भ में, नौकरी के संदर्भ में, वो हमने उसे पूरा करने का काम किया, कर्मचारियों के मुद्दे हल करने के ये काम तो वादा किए। नहीं किया था ना कि मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये वादा तो शामिल नहीं था ना। देखिए ये सूचना तो आपके पास है, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, प्रवक्ता हैं, और इसलिए जो है जो जनता को सूचना देनी है, जो पार्टी के द्वारा हमको उपलब्ध है, हम उसको सूचना दे रहे हैं कि हमने इस तरह से जो है विकास की जो है गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। जो आपसे वादे किए थे, जनता से वादे किए थे, उनको हमने 4 साल में जो है जोशी जी कह रहे हैं 90% पूरा किया। जी जोशी जी, बरतवाल जी कह रहे हैं कि जो जनता से वादे किए वो पूरे किए। मैंने आपको एक बड़ा सा उदाहरण दिया, मैं फिर 2-3 उदाहरण और दे देता हूँ। इन्होंने लोकायुक्त की बात कही, उसका आज तक सबके सामने है, वो कहीं कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कुछ उसमें प्रगति नहीं की। दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, 7.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये सरकार तो वहीं पर नंगी हो जाती है, निर्वस्त्र हो जाती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो हमारा लोक सेवा आयोग घर द्वार में है, ये 4 साल पूरे हो रहे इस सरकार की, 4 नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उससे आप खुद अंदाज लगा सकते हैं, तो पता लग जाएगा कि कितना काम हुआ है। सड़कों की बात इन्होंने कही है, तब बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे के कह रहा हूँ, सुभाष जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे छोटे भाई हैं और बड़े बहुत अपनी बात को बड़ी दक्षता के साथ और अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। होना भी चाहिए प्रवक्ताओं को ऐसा, इस तरह के बात बहुत व्यवहारिकता के साथ रखते हैं, लड़ने झगड़ने का काम नहीं करते। लेकिन मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर भी नई सड़क, देखिए प्रधान, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं, आप जानती हैं, जब मैं डिबेट में बैठता हूँ तो मैं विपक्ष की तारीफ करने में भी नहीं चाहता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनी है, वो सड़कें तो हर हमेशा बनती आई हैं, केंद्र का पैसा आता है। बिल्कुल। आपने जिला प्लान की बात की, मैंने कहा जिला प्लान में मुझे आप 1 ही किलोमीटर सड़क फला जगह से फला जगह स्वीकृति हुई, कोई जियो मुझे दिखा दीजिए, राज्य योजना में दिखा दीजिए सड़कों की बात। ये झूठ का पुलिंदा है। और ये पुल बनाने की, देखिए इनका एक विज्ञापन आता है, आपके चैनल में भी चलता है, अच्छी बात है, सरकार अपने कामों का प्रचार प्रसार करती है, हर सरकार करती है, हमारी सरकार कल आएगी हम भी करेंगे, लेकिन इतना झूठ नहीं बोला जाता है कि जितना कह रहे हैं। ठीक है जोशी जी, किसने सच बोला है किसने झूठ, ये तो जनता को ही तय करने दीजिए, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरीके से तय करेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड